गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। कल मैंने आपको एक न्यूमेरिकल हल करने के लिए दिया था और मुझे पूरी उम्मीद है आपने न्यूमेरिकल हल कर लिया होगा। आज मैं उस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। जो आपने सोल्व किया है उसको इससे मिलान करना है। तो कल हमारा न्यूमेरिकल था, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोले पृष्ठ पर गिरता है और उसकी वैल्यू दे रखी थी अपवर्तनांक की। कांच का जो अपवर्तनांक है वो दे रखा था 1.5, गोले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दे रखी थी और प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी दी हुई थी। तो हमें बता रहा था, तो बताइए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी या प्रतिबिंब कहाँ स्थित होगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखें अपवर्तनांक क्या दिया हुआ है इन्हें, अपवर्तनांक n दे रखा था 1.5 और वक्रता त्रिज्या दे रखी है हमें, वक्रता त्रिज्या ये दी हुई है r बराबर 20 सेंटीमीटर और प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी दे रखी है। तो ये प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी कांच के पृष्ठ से दूरी ये हो गई वस्तु की दूरी। ये लिखते हैं हम u और u बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया माइनस में, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, क्योंकि ये गोले पृष्ठ है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये हो, और ये यहाँ से चलने वाली किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है, विरल से सघन में तो अभी लग की ओर जाती है, यहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है। ये कंडीशन थी। तो इसके आधार पर हम देखें तो माध्यम 1 तो वायु है और माध्यम 2 कांच है हमारे पास। तो ये जो अपवर्तनांक दे रखा है कांच का दे रखा है और वस्तु इधर रखी है, तो इधर से मापेंगे तो ये दूरी -u होगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको नोट करते हैं। तो अब देखो, तो अपने पास अपवर्तन की सूत्र जो है यहाँ पर देख ले हम। तो चूंकि n1 बराबर तो मेरे पास है 1 तथा n2 बराबर हो गया मेरे पास 1.5, क्योंकि कांच इसी का अपवर्तनांक दे रखा है, वायु और वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाएं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जब वायु से कांच में प्रवेश करती तो अपवर्तन के फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो, तो डायरेक्टली लगा ले फॉर्मूला, n1 n2 रखने की हमें आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो देखो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से फॉर्मूला है अपने पास n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1 बटे r। ये फॉर्मूला है हमारे पास गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, जो प्रकाश वस्तु क्या कर रही है, वायु से प्रवेश कर रही है n2 में। तो यहाँ आगे हमारे पास यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही हो। ये तो यहाँ जाएगा n1 बराबर, तो हमारे पास है n1 बराबर तो 1 है तथा n2 बराबर n है। तो n का मान दे रखा है, क्योंकि वायु के लिए क्या होगा 1 होगा। तो ये आ गया n/v माइनस 1/u बराबर n-1 बटे r। अब हमें ओनली वैल्यू पुट करनी इस फॉर्मूले में। तो देखें n का मान कितना है 1.5, v का मान कितना है हमें फाइंड आउट करना है, ये v हमें फाइंड आउट करना है। इसमें v बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये -1 और u का मान कितना है -100। ये हो गया हमारे पास
चाहो तो इसको कोष्टक के अंदर रख लो 100। 8.5 माइनस 1 और r का मान कितना है 20। अब देखें हम यहाँ पर 1.5 अपॉन v, सॉरी माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन 100 इक्वल टू 1.5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0.5 अपॉन 20। पॉइंट हटाया, एक जीरो नीचे आ जाएगा, ये 1.5 अपॉन v। ये इधर इसको या तो उधर पक्षांतर कर देते हैं हम, पक्षांतर किया हमने तो ये हो गया इक्वल टू 0.5 अपॉन 20। ये उधर गया 1 अपॉन 100 तो माइनस का हो गया माइनस 1 अपॉन 100। तो 1.5 अपॉन v दिस इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम ले लिया हमने 100, इसका भाग 20 का भाग 100 में 5 बार जाएगा, 5 को इससे गुणा किया तो 2.5, 5 को 0.5 से गुणा किया तो कितना आ गया 2.5 माइनस 100 को 100 से कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 1, तो ये आ गया 1.5 अपॉन v बराबर, यहाँ बचा 1.5 अपॉन 100, 1.5 से 1.5 कैंसिल तो 1 अपॉन v बराबर 1 अपॉन 100, तो v बराबर कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का होगा 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, और प्रतिबिंब क्या होगा पॉजिटिव रहेगी उसकी दूरी, क्योंकि क्या है इधर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दूसरी ओर बन रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर। यह प्रतिबिंब कहां बनेगा 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये हमारा कल का जो न्यूमेरिकल था उसका आंसर है। अब हम न्यू टॉपिक ले रहे हैं आज, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन। कौन से लेंस के द्वारा, पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन, जिसको हम लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। तो देखो आज का न्यू टॉपिक है हमारा पतले लेंस द्वारा अपवर्तन। पतले लेंस द्वारा अपवर्तन। पतले लेंस द्वारा अपवर्तन मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्शन थ्रू थिन लेंस। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस। थिन मतलब पतला, थिन लेंस। पतले लेंस द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस। जो इससे जो फॉर्मूला निकलेगा वो लेंस मेकर सूत्र भी कहलाता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में पुट अप होता रहता है क्वेश्चन। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है उसके बारे में पूछता है, इसको डिराइव कीजिए, या पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन के नाम से पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो हमें पता हो कि पतला लेंस होता क्या है। जब तक पतला लेंस के बारे में हम नहीं जानेंगे तो डेरिवेशन नहीं कर सकते। पतला लेंस का मतलब ये हो गया ऐसे लेंस या ऐसा लेंस जिसकी मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो, मतलब जिसकी जो मोटाई है वो वक्रता त्रिज्या की तुलना में क्या हो, बहुत कम हो। तो ऐसे जो लेंस होते हैं वो पतले लेंस
कहलाते हैं। मोटाई बहुत हो मतलब जो वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा क्या हो, नगण्य हो, बहुत कम हो, उसको हम बोलते हैं पतला लेंस। तो परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसे लेंस जिनकी मोटाई उनकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो। ऐसे लेंस जिनकी मोटाई उनकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होती है, पतले लेंस कहलाते हैं। ऐसे लेंस जिनकी मोटाई उनकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होती है क्या कहलाते हैं, पतले लेंस कहलाते हैं। ये हो गई परिभाषा पतले लेंस की। अब पतला लेंस के लिए हम डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले पतला लेंस बनाएं और उससे कैसे कैसे अपवर्तन होगा वो देखें, और फिर उसके लिए डेरिवेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम पतला लेंस ले रहे हैं, ये हमारे पास पतला लेंस है। ये यहाँ पर जो मोटाई बनेगी वो तो थोड़ी सी हमें ब्लैक बोर्ड पे थोड़ी मोटी नजर आएगी, लेकिन ये बहुत कम होती है, बहुत पतला होता है ये। इसकी थिन बहुत ही पतली होगी, मतलब बिल्कुल फ्लैट टाइप नजर आएगा ये हल्का हल्का सा। बहुत पतला लेंस है ये। ये इसका मुख्य अक्ष है। तो हम गौर करें तो इसकी वक्रता त्रिज्या बहुत बड़ा है, तो वक्रता त्रिज्या इतनी हुई और इसकी मोटाई क्या हुई, इसकी तुलना में क्या है, बहुत नगण्य है। इस वजह से ऐसे लेंसों को क्या बोलते हैं, हम पतले लेंस कहते हैं। इसके दो पृष्ठ हो गए, एक्स वाई, दो पृष्ठ देखते हैं हम, एक्स गोले पृष्ठ एक्स वाई जेड, और दूसरा पृष्ठ एक्स यू जेड। मतलब प्रकाश किरण पहले इससे अपवर्तन होगा, फिर इससे अपवर्तन होगा, मतलब दो पृष्ठ हो गए। ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ। हम बात करें तो इस पृष्ठ का मतलब एक्स वाई जेड पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये कर्व यूं आ रहा है तो वक्रता त्रिज्या इधर की ओर होगी, तो ये इसकी वक्रता त्रिज्या हुई ये R1। किसकी, R1 किसकी वक्रता त्रिज्या है, पृष्ठ एक्स वाई जेड की। और पृष्ठ एक्स यू जेड की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इधर की ओर, क्योंकि इसका कर्व यू है, तो यू है तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर की ओर आएगी, तो इतनी दूरी पर ये वक्रता त्रिज्या इधर आ गई, ये R2। पृष्ठ एक्स वाई जेड की वक्रता त्रिज्या R1 और एक्स यू जेड की वक्रता त्रिज्या R2, मतलब R1 तो पॉजिटिव होगी और R2 क्या होगी, नेगेटिव। वस्तु इधर रखी जाएगी तो इधर से जाएगी, तो प्रकाश किरण इधर से जा रही है और नाप हम इधर रहे तो नेगेटिव, और ये उधर की ओर नापेंगे तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। और यहाँ अपन देखना चाहे ये कोई वस्तु है जो पृष्ठ एक्स वाई जेड के सामने रखी हुई है बिंदुओं पर, और यहां से जो प्रकाश किरण चलती है इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। कोई भी नामांकन हम दे दें, ये प्रकाश किरण चल रही है और यहां से इसका अपवर्तन होता है, और इसका जो अपवर्तन होने के बाद इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो देखते हैं, यहां पर बनता है
जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु I1 पर बनेगा। मतलब क्या होगा, O का जो वस्तु O रखी हुई है उसका पृष्ठ x y z से अपवर्तन के बाद जो प्रतिबिंब बनता है वो I1 पर बनता है। अब इस I1 का इस पृष्ठ इस वस्तु I1 का जो ये प्रतिबिंब बना है I1, इस O का प्रतिबिंब है I1 और पृष्ठ x y z के लिए। अब इस I1 का जो प्रतिबिंब बनेगा ये पृष्ठ x u z के लिए ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु का कार्य करेगा, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा यहां से अपवर्तन के बाद फाइनल जो प्रतिबिंब कहलाएगा वो I पर बनेगा। तो मतलब क्या हो गया, इस वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, I के ऊपर। कहां बनेगा, I पर। फाइनल प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां बनेगा, I पर। तो ये जो दूरी होगी यहां से लेकर इस दूरी को अगर हम नापे तो ये दूरी होगी, ये वस्तु की दूरी है, और ये जो दूरी होगी हमारे पास ये होगी माइनस यू। कितनी होगी, वस्तु की दूरी माइनस यू। इसके बीच में से हम इसको लेते हैं, यहां से माइनस यू। और ये जो दूरी होगी ये V1 होगी। ये I1 तक की जो प्रतिबिंब बना है इसकी दूरी V1 रहेगी, और ये I की जो दूरी है ये फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है इसकी दूरी V होगी, और ये वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है इसे हमारे पास। वक्रता त्रिज्या होगी इसकी R1 और इसकी वक्रता त्रिज्या होगी R2। ये हमारे पास है। मतलब यहाँ पर अब हम बिंदु लें C1 ले लो, इसको ऐसा करो R1 की जगह क्या ले लो यहाँ पर C1, और इसको भी क्या ले लो तुम C2। ये सही रहेगा C1 C2। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या को हम लिख सकते हैं R1, और इधर की जो त्रिज्या है इसको हम लिख सकते हैं R2। ये R2 सीधा सीधा इस प्रकार से लिख लो। भाई R1 R2 की जगह ऐसा करो C1 और C2 पॉइंट वहां पर हम दे सकते हैं। तो देखो, तो उससे ये त्रिज्या हो गई R1 और त्रिज्या हो गई R2। तो ये हमने डायग्राम का निर्माण कर लिया है। अब हमें केवल इसके बारे में सबसे पहले थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में क्या होगा कि उपरोक्त चित्र में एक या निम्न चित्र में एक पतला लेंस प्रदर्शित किया गया है जिसके दो गोले पृष्ठ x y z तथा x u z है। पृष्ठ x y z की वक्रता त्रिज्या प्लस R1 और या R1 तथा पृष्ठ x u z की वक्रता त्रिज्या R2 है। वस्तु को पृष्ठ x y z के सामने बिंदु O पर रखा गया है। इस वस्तु का प्रतिबिंब पृष्ठ x y z से अपवर्तन के पश्चात बिंदु I1 पर बनता है। पृष्ठ x u z के लिए यह प्रतिबिंब I1 वस्तु का कार्य करता है तथा इसका अंतिम प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। तो फाइनल जो प्रतिबिंब O का वो कहां बनेगा, I पर बनेगा। ये थ्योरी लिखनी है, फिर उसके बाद हमें डेरिवेशन स्टार्ट करना है। ये माध्यम हो गया, ये एयर है, तो ये माध्यम N1, ये इसके अंदर वाला जो माध्यम है वो N2, अरे वापिस N1। ये एयर है, ये माध्यम N1 से पहले किरण किसमें जाएगी, माध्यम N2 में प्रवेश करेगी, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में। हम सीधा सीधा देखें तो प्रकाश किरण पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, मतलब माध्यम N1 से N2, फिर दूसरे में N2 से N1 में। इस प्रकार से चलेगी किरण। x y z पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण सघन से मतलब विरल से सघन में जाएगी, और x u z के लिए सघन से वापस विरल में आएगी। तो देखें इस चीज को हम, ये माध्यम हमने ले लिए हैं, तो देखते हैं थ्योरी। निम्न चित्र में एक पतला लेंस
प्रदर्शित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। इस पतले लेंस के दो गोलीय पृष्ठ, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ एक्स वाई जेड तथा एक्स यू जेड है। इस पतले लेंस के दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, दो इस पतले लेंस के दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ एक्स वाई जेड तथा एक्स यू जेड है। पृष्ठ एक्स वाई जेड की वक्रता त्रिज्या r1, पृष्ठ एक्स वाई जेड की वक्रता त्रिज्या, इसकी एक्स वाई जेड की वक्रता त्रिज्या r1 तथा पृष्ठ एक्स यू जेड की वक्रता त्रिज्या, पृष्ठ एक्स यू जेड की वक्रता त्रिज्या क्या है, r2 है। और वस्तु कहां रखी है, वस्तु पृष्ठ एक्स वाई जेड के सामने, वस्तु पृष्ठ एक्स वाई जेड के सामने बिंदु O पर स्थित है, इसके सामने बिंदु O पर स्थित है। इस वस्तु का पृष्ठ एक्स वाई जेड से अपवर्तन के बाद, इस वस्तु का पृष्ठ एक्स वाई जेड से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब बिंदु I1 पर बनता है। मतलब जो वस्तु है इसका पृष्ठ एक्स वाई जेड से अपवर्तन के बाद जो प्रतिबिंब है वो बिंदु I1 पर बनता है। यह प्रतिबिंब I1 जो ये प्रतिबिंब I1 है, ये पृष्ठ एक्स यू जेड के लिए बिंब का कार्य करता है। यह प्रतिबिंब I1 पृष्ठ एक्स यू जेड, मतलब इस वाले पृष्ठ के लिए एक्स यू जेड के लिए वस्तु का कार्य करता है। वस्तु का कार्य करता है तथा इस पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात इसका अंतिम प्रतिबिंब
अंतिम प्रतिबिंब बिंदु आई, यहां पर बिंदु आई पर बनता है। ये तो थी इसकी हमारे पास रचना, जो डायग्राम बनाया है उसकी थ्योरी। अब हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो पहले तो दोनों पृष्ठ के लिए अलग अलग सोल्व करेंगे, पृष्ठ एक्स वाई जेड के लिए सोल्व करेंगे, फिर पृष्ठ एक्स यू जेड के लिए सोल्व करेंगे, फिर दोनों का जोड़ देंगे हम, तो दोनों पृष्ठ ऐड हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले, चूंकि पृष्ठ, ये सबसे सीधा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, चूंकि पृष्ठ एक्स वाई जेड के लिए, पृष्ठ एक्स वाई जेड के लिए, अब पृष्ठ एक्स वाई जेड के लिए क्या कर रहे हैं, प्रकाश किरण कहां जा रही है, क्या हो रही है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। कहां से, ये पृष्ठ एक्स वाई जेड के लिए प्रकाश किरण क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्रकाश किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। इसमें क्या होगी, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो क्या जाएगा, इसके लिए हमारे पास वस्तु की दूरी ले लो, प्रतिबिंब की दूरी ले लो और बिंब की दूरी ले लो, तो क्या क्या हो जाएगी, तो देखो यहां पर वस्तु की दूरी, इस पृष्ठ के लिए वस्तु क्या होगी भाई, वस्तु की दूरी, हाँ क्या है इस पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी, ये ले लें, यहां से लेकर यहां तक की वस्तु की दूरी हो जाएगी, कितनी होगी वस्तु की दूरी, देखो ये वायु ले लो, या पूरी थिन पतला है, तो ये बिंदु बिल्कुल नजदीक है, तो क्या जाएगी दूरी भाई हमारे पास, वस्तु की दूरी बराबर माइनस यू, ये वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, इसके लिए प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी बराबर v1, क्योंकि i1 आ रहा है तो इसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या रहेगी, इसके लिए v1 होगी, ये v1। वक्रता त्रिज्या क्या है इसकी भाई, वक्रता त्रिज्या क्या है हमारे पास, r1, वक्रता त्रिज्या बराबर r1, ठीक है। अब वही गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ, ऊपर थ्योरी हम रब कर देते हैं, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से, क्या सूत्र है, n2 अपॉन v, n2 अपॉन v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो n2 अपॉन v1, ये हो जाएगी हमारे पास माइनस n1 अपॉन u, तो u की जगह तुम्हारे पास u है सही, ये n2 अपॉन u, क्योंकि माइनस ऑलरेडी सब फिक्स पुट हो रहा है, ठीक है, बराबर हाँ n2 अपॉन v1 माइनस n1 अपॉन u1 मतलब u, और बराबर n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 बटे वक्रता त्रिज्या क्या है r1, ये समीकरण नंबर 1। माइनस u पुट मत कर देना, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी वो जो है वस्तु की दूरी वो माइनस नहीं थी पहले जो डेरिवेशन करते समय, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना, यहाँ पर चाहो तो u लिख लो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस आ रहा था, क्योंकि वो भी डेरिवेशन ही था। अब देखो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास, तो माइनस रखी जब तो फॉर्मूला। अब देखें हम गोलीय पृष्ठ, अब दूसरा पृष्ठ सोल्व करें, एक्स वाई जेड, कौन सा पृष्ठ, एक्स वाई जेड,
तो देखिए अब ये तो पहले था पृष्ठ एक्स वाई, सॉरी पहले पृष्ठ लिया था अपन ने एक्स वाई जेड, अब पृष्ठ ले रहे हैं एक्स यू जेड तथा पृष्ठ एक्स, ये पहला वाला पृष्ठ सोल्व कर लिया, अभी वाला सोल्व कर रहे हैं अपन पृष्ठ एक्स यू जेड के लिए अब इसके लिए वही n2 से n1 आ रहा है तो माध्यम चेंज हो गया इसमें। तो देखिए अब क्या जाएगा, वस्तु की दूरी, सबसे पहले वस्तु की दूरी लिखें, वस्तु की दूरी बराबर, वस्तु क्या है यहाँ पर हमारे पास, जो ये I1 जो था ये वस्तु का कार्य करेगा तो V1 क्या होगी, वस्तु की दूरी होगी, तो दूरी बराबर V1। ठीक है, यहाँ पर आ जाए हम, वस्तु की दूरी हो गई। अब यह देखें प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, बिंदु I पर, तो I की दूरी कितनी है V, ये V हो गई प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या R2 है बराबर R2, ये इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी R2 होगी। तो अब वही वापस फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वही गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से। देखें गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से, अब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र वही n2 की जगह माध्यम चेंज हो गया, n1 हो गया, और यहाँ वस्तु की दूरी v1 थी, यहाँ वस्तु की दूरी क्या है, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी v1 थी, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी क्या है बटे v, माइनस यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर माध्यम चेंज हो गया, n1 की जगह क्या हो जाएगा n2 हो जाएगा, n1 की जगह n2 बटे वस्तु की, या यू क्या वस्तु की दूरी, यहाँ वस्तु की दूरी क्या है v1, ये v1 हो गया बराबर n1 की माध्यम चेंज हो गया, n1 की जगह n2 हो गया, n2 की जगह ये देखो n1 की जगह ये पहले n1 से n2 था, अब n2 से n1 है, तो क्या हो गया n1 माइनस n2 अपॉन वक्रता त्रिज्या R2। वह की वही चीज है, कुछ भी नहीं है, जहाँ n1 है वहाँ n2 लिखना है, बस यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी आती है वो चेंज करके ये मान रख दें। समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को हमें ऐड करना है, तो देखें समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखो LHS में LHS जोड़ दो, RHS में RHS जोड़ दो, पहले समीकरण 1 का LHS n2 अपॉन v1 माइनस n1 अपॉन u, ये LHS, समीकरण 2 का LHS प्लस n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v1 बराबर, यहां पर हमारे पास है n2 माइनस n1 बटे r1 RHS, समीकरण 2 का RHS प्लस n1 माइनस n2 बटे r2, यहां पर n2 अपॉन v1 से, यहां पर क्या था n2 अपॉन v1, तो ये n2 अपॉन v1 से n2 अपॉन v1 कैंसिल, यहां पर बचा मेरे पास माइनस n1 अपॉन u, माइनस n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन v बराबर की जगह बराबर, यहां पर मेरे पास है n2 माइनस n1 बटे r1, यहां पर प्लस, यहां से ऐसा करता हूं मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, जैसे माइनस कॉमन लूंगा तो यहां हो जाएगा n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 दोनों को सेम पद बनाने के लिए बटे r2, यहां से कॉमन ले लो, उधर से कॉमन ले लो, यहां पर क्या कॉमन आ रहा है n1 कॉमन आ रहा है ऊपर वाले पद में, तो देखें ये n1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, 1 अपॉन v बराबर की जगह बराबर
इधर देखें क्या कॉमन आ रहा है, n2 माइनस n1, ये n2 माइनस n1 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 1/r1 माइनस इधर क्या बचा 1/r2, ये 1/r2। इस n1 का हम उधर भाग लगा देते हैं, तो यहां तो आ गया मेरे पास 1/u प्लस 1/v और बराबर यहां आ जाएगा n2 माइनस n1/n1, इधर n1 का भाग दे दिया मैंने, और 1/r1 माइनस 1/r2। ये यहाँ पर वैसा का वैसा पर लिख दिया, n1 का भाग इधर दिया तो n2 माइनस n1/n1, बाद वाला पद वैसा का वैसा ही। अब ये प्लस वाले पद को पहले लिख लिया मैंने 1/v और माइनस वाले के बाद में 1/u, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे किया है केवल पद को, बराबर यहाँ पर n2 में n1 का भाग दिया n1 माइनस n1 में n1 का भाग दिया तो 1, n2 के अंदर दो पदों में तोड़ेंगे इसको, n2 में n1 का भाग दिया तो n2/n1 माइनस की जगह माइनस, और n1 में n1 का भाग दिया तो 1, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/r1 माइनस 1/r2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये इक्वेशन डाल दे, कौन सी इक्वेशन आ गई है, कोई भी इक्वेशन डाल दो, इक्वेशन नंबर 5 लगा दो, या कोई भी एनी वन इक्वेशन लगा दे हम। ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, 1 2 1 2 ओनली 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3। अब हम आगे करते हैं, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, यदि वस्तु को कहां रखा जाए, अनंत पर रखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, मुख्य फोकस पर। तो क्या आ जाएगा इससे, तो यहां लिख सकते हैं कंडीशन, यदि u बराबर अनंत, u बराबर अनंत मतलब वस्तु कहां पर रखी हुई हो, अनंत पर, यदि u बराबर अनंत हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर हो, तो v बराबर स्मॉल f मतलब बनेगा, होगा। जब ये होगा तो इस समीकरण 4 से क्या आ जाएगा, तो देखो होगा, अतः समीकरण 4 से लिखा, समीकरण 3 हो, तो समीकरण 3 से क्या आ गया, समीकरण 3 से देखो 1/f, v की जगह तो रख दिया मैंने f, माइनस 1/u की जगह रख दिया मैंने अनंत, बराबर n2/n1 माइनस 1, और यहां पर रख दिया मैंने 1/r1 माइनस 1/r2। इस पद को हम आगे सोल्व करें, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, देखो तो आगे सोल्व किया तो ये हो गया 1/f, अनंत का उल्टा 1/अनंत, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 1/f बराबर n2/n1 माइनस 1, या इसको हम लिख सकते हैं n, ये आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये समीकरण हमारे पास 4 आ जाएगी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 1/f बराबर n2/n1 को हम क्या लिख सकते हैं n, क्योंकि प्रकाश किरण यदि अपूर्णांक दे रखा हो डायरेक्ट तो n माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, यही कहलाता है लेंस मेकर सूत्र। क्या कहलाता है ये, लेंस मेकर सूत्र। कौन सा सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। ये समीकरण ले लिया हमने, इन दोनों पे समीकरण कॉमन ही समीकरण लगा दो, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4, n2/n1 और n2/n1 किसके बराबर होता है, n21, अपन जानते हैं n21 दिस इक्वल टू n2/n1, तो n लिखा जा सकता है। तो समीकरण 4 के कहलाती है लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। तो समीकरण 4 लेंस मेकर सूत्र कहलाता है।
और अगली जो समीकरण है, अगर आप इसको आगे सोल्व करें अपन समीकरण 3 और समीकरण 4 को सोल्व करें तो क्या आ जाएगा। देखिए ये समीकरण में समीकरण देख लो तो देखो समीकरण 4 लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। जो समीकरण 4 है क्या कहलाती है, लेंस मेकर सूत्र इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। पेपर में पतले लेंस न देकर लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी क्वेश्चन पूछता है। लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। अब हमें तो पतले लेंस का फॉर्मूला निकालना है जो लेंस का होता है, तो देखते हैं हम आगे। फ्रॉम या डायरेक्ट लो समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 में देखिए ये RHS और समीकरण 4 का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे। जब समीकरण 3 और 4 के RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे। तो इसका LHS है 1/f और समीकरण नंबर 3 का LHS है 1/v माइनस 1/u और यही लेंस सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस सूत्र में 10th क्लास में पढ़ा होगा इसको। समीकरण नंबर 5, तो समीकरण 5 ही पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र कहलाता है। समीकरण 5 पतले लेंस, समीकरण 5 पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र है। तो समीकरण 4 जो है, जो इक्वेशन नंबर 4 है वो तो लेंस मेकर सूत्र कहलाता है और जो समीकरण नंबर 5 है वो पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र है। कितनी बार न्यूमेरिकल आते हैं तो लेंस मेकर के सूत्र के लिए पूछता है। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, उस न्यूमेरिकल को देख के भी स्पष्ट हो जाएगा कि इस फॉर्मूले का अपन न्यूमेरिकल करेंगे।